हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चरल फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन। एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन में आज का जो टॉपिक है वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रेडिट। ठीक है, लास्ट क्लास में भी हमने क्लासिफिकेशन ऑफ क्रेडिट पढ़ा था। कुछ पार्ट बच गया था क्लासिफिकेशन का, जिसको आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं आज के सेकेंड ए लेक्चर में। ठीक है, आज का जो लेक्चर है वो हमारा सेकेंड का पार्ट ए है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट और सेकंड कवर कर लिया था, जिसमें हम बेसिक्स कुछ पढ़े थे। एग्रीकल्चर फाइनेंस का डेफिनेशन, इसका मीनिंग, स्कोप, डिफरेंट साइंटिस्ट ने डेफिनेशन दिया था उसको हमने डिस्कस किया था, उसका नीड हमने डिस्कस किया था। क्लासिफिकेशन भी हम आधा पढ़ चुके हैं। बेस्ड ऑन टाइम, बेस्ड ऑन पर्पस हमने कवर कर लिया है। आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं बेस्ड ऑन सिक्योरिटी, बेस्ड ऑन लेंडर एंड बेस्ड ऑन बोरोअर। ठीक है, ये 3 क्लासिफिकेशन हमारा बचा हुआ था, जिसको हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आई होप आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे विजिट कीजिए, फास्ट ट्रैक एग्रीकल्चर, जिस पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन का। वहाँ पे दोनों लेक्चर अवेलेबल है, तो आप उसको जाके देखिए वहाँ पे, देन आफ्टर आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे बेस्ड ऑन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के बेसिस पे हमारा डिफरेंट क्लासीफाई किया गया है क्रेडिट को, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सिक्योरिटी क्या है, यहाँ पे किस तरीके का सिक्योरिटी है, लोन लेने के लिए किस तरीके का आपको सिक्योरिटी देना पड़ता है। ठीक है, ये टॉपिक इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आप इसको रियल लाइफ से भी कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, आप कभी बैंक गए होगे तो आप वहाँ पे देखे होगे लोन लेने के लिए आपको किस किस तरीके का रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है, तो आपको यहाँ से भी बहुत ज़्यादा नॉलेज और हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कीप स्टडिंग, अच्छे से देखिएगा। वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेस्ड ऑन सिक्योरिटी में हम देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। द लोन ट्रांजैक्शंस बिटवीन लेंडर एंड बोरोअर आर गवर्न्ड बाय कॉन्फिडेंस एंड दिस assumption is confined to private lending to some extent, but the institutional financial agencies do have their own procedural फॉर्मेलिटीज ऑन क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे लोन जब ले रहे हो, लेंडर जो होता है वो लोन देता है, ठीक है, बोरोअर जो होता है वो लोन लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोन ट्रांजैक्शन जो होगा हमारा लेंडर और बोरोअर के बीच में, वो क्या होगा, यहाँ पे कॉन्फिडेंस में ही हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि मान लो लेंडर यानी कि जो बैंक वाला दे रहा है और जो बोरोअर जो लोन ले रहा है फार्मर्स, ठीक है, उनके बीच में एक कॉन्फिडेंस हो जाता है, उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, उसी के बेसिस पे आपको लोन दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होता है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो है, इनका कुछ प्रोसीड्योर होता है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ होता है, देन आफ्टर आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो इसी को बोला जा रहा है बेस्ड ऑन सिक्योरिटी, मतलब कि एज ए सिक्योरिटी आप कुछ रख भी सकते हो या फिर आपको अंडरस्टैंडिंग या कॉन्फिडेंस के बेसिस पे भी लोन मिल सकता है। ठीक है, अब देखते हैं सिक्योरिटी के बेसिस पे अलग अलग क्लासिफिकेशन है। देयरफॉर इट इज़ इसेंशियल टू क्लासीफाई द लोन्स अंडर दिस कैटेगरी। एक आपका सिक्योर्ड लोन है और एक आपका अनसिक्योर्ड लोन है। सिक्योर लोन में आपको एज अ सिक्योरिटी कुछ ना कुछ आपको रखना पड़ेगा। अनसिक्योर लोन में है यहाँ पे आपको कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अनसिक्योर लोन में आपको एज अ कॉन्फिडेंस के बेसिस पे ही, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे ही लोन प्रोवाइड करवा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे सिक्योर लोन में आपको सिक्योरिटी कुछ ना कुछ रखना ही पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि किस किस तरीके का सिक्योरिटी बैंक वाला रखता है। ठीक है, सिक्योर लोन। अब देखो, सिक्योर लोन में मैंने आपको बताया कि लोन एडवांस अगेंस्ट सम सिक्योरिटी, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी देना पड़ेगा बाय द बोरोअर, आर टर्म्ड एज सिक्योर लोन। वेरियस फॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटीज आर ऑफर्ड इन ऑब्टेनिंग द लोन एंड दे आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। यहाँ पे अलग अलग तरीके का आप सिक्योरिटी रख सकते हो बैंक के पास। तो किस किस तरीके का सिक्योरिटी रख सकते हैं वो हम वन बाय वन देखते हैं। पहला है पर्सनल सिक्योरिटी। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, पर्सनल सिक्योरिटी मतलब कि आप खुद एज अ गारंटर वहाँ पे हो। ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहा है। अंडर दिस बोरोअर हिमसेल्फ स्टैंड्स एज द गारंटर। यहाँ पे बोरोअर यानी कि फार्मर जो लोन ले रहा है वो खुद एज अ गारंटर है वहाँ पे। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती है। उससे पहले ये समझ लीजिए, लेंडर जो है वो आपका दे रहा है। ठीक है, लेंडर कौन है, आपका बैंक वाला है। ठीक है, जो लोन आपको देगा। बोरोअर कौन है, फार्मर है जो लोन लेगा। ठीक है,
तो लेंडर लोन दे रहा है, बोरोअर ले रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक थर्ड पार्टी की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड पार्टी जो है वो आपका एक गारंटर होगा, ठीक है। गारंटर जो होगा वो दोनों का गारंटी लेगा कि हाँ लेंडर इतना पैसा दे रहा है, बोरोअर इतने टाइम पे उसको रीपे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे गारंटर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये जो पर्सनल सिक्योरिटी है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो गारंटर है वो फार्मर खुद है। देखिए यहाँ पे अंडर दिस बोरोअर हिमसेल्फ स्टैंड एज द गारंटर। बोरोअर यानी कि फार्मर खुद एज अ गारंटर के तौर पे यहाँ पे स्टैंड लेता है, ठीक है। वो हमारा पर्सनल सिक्योरिटी है। लोन इज एडवांस्ड ऑन द फार्मर promissory नोट। थर्ड पार्टी गारंटर मे और मे नॉट बी इंसिस्टेड अपॉन बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन लेंडर एंड दी बोरोअर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लोन जो दिया जा रहा है बोरोअर को, वो उसके प्रॉमिस के हिसाब से दिया जा रहा है। मान लो वो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं इतने टाइम पे रीपे कर दूंगी, 2 मंथ्स या 2 ईयर्स में मैं रीपे कर दूंगी, तो वो फिक्स टाइम पे वो रीपे कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मर खुद एज अ गारंटर पे होता है, तो यहाँ पे आपको थर्ड पार्टी की ज़रूरत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। उनके अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आपको लोन दे दिया जाता है, ठीक है। तो पर्सनल सिक्योरिटी में आपको याद रखना है कि फार्मर खुद एज अ गारंटर है यहाँ पे, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे टर्म्स पे ही आपका डिफर हो गया है, ठीक है। छोटे छोटे बेसिस पे ही आपका अलग अलग क्लासिफिकेशन हो गया है, तो टर्म्स को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा कोलेटरल सिक्योरिटी। पर्सनल सिक्योरिटी में फार्मर खुद गारंटर है। कोलेटरल सिक्योरिटी में आपको आपका कुछ सिक्योरिटी यहाँ पे रखना पड़ेगा, जैसे कि आपका LIC बॉन्ड हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया, वेयर हाउस का रिसिप्ट हो गया, ये सब आपको एज अ गारंटी के तौर पे, आपको सिक्योरिटी के तौर पे बैंक के पास रखना पड़ेगा, ठीक है। हेयर द प्रॉपर्टी इज प्लेस्ड टू सिक्योर अ लोन। द मूवेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द इंडिविजुअल लाइक LIC बॉन्ड्स, फिक्स डिपॉजिट, वेयर हाउस रिसिप्ट, मशीनरी, लाइफ स्टॉक एक्सेट्रा आर ऑफर्ड एज सिक्योरिटी, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आपका जो भी मूवेबल प्रॉपर्टीज होता है, मूवेबल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि जिसको आप मूव कर सकते हो, मतलब कि जिसको आप तोड़वा सकते हो या फिर वो किसी के और के नाम के पे ट्रांसफ़र करवा सकते हो, ठीक है। ये मूवेबल प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि आपका LIC बॉन्ड्स हो गया, आपका FD हो गया, FD को भी आप तोड़ सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। वेयर हाउस रिसिप्ट हो गया, वो भी आप किसी और के नाम पे रजिस्टर कर सकते हो। तो जो भी आपका मूवेबल प्रॉपर्टीज़ होता है वो आप क्या करते हो, एज अ सिक्योरिटी के तौर पे क्या करते हो, आप बैंक के पास रखते हो, ठीक है, या फिर आप लेंडर्स के पास रखते हो। इसी को हम कोलेटरल सिक्योरिटी बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वन इज चैटल लोन। चैटल लोन में आप क्या कर रहे हो, हेयर क्रेडिट इज ऑब्टेन फ्रॉम दी पॉन ब्रोकर्स बाय प्लेजिंग मूवेबल प्रॉपर्टीज सच एज ज्वेलरी, यूटेंसिल्स मेड ऑफ वेरियस मेटल्स, ठीक है। चैटल लोन में आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप ब्रोकर यानी कि मान लो यहाँ पे लेंडर ही है, ब्रोकर मीन्स लेंडर ही हो गया, आप लेंडर से ले रहे हो लोन, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप मूवेबल प्रॉपर्टीज़ को, जैसे कि आपका ज्वेलरी हो गया या यूटेंसिल्स यानी कि जो बर्तन वगैरह होते हैं मेटल्स के, वो आप एज अ सिक्योरिटी रखते हो लेंडर्स के पास। क्लियर। कोलेटरल में आप क्या कर रहे हो, मूवेबल प्रॉपर्टीज में LIC बॉन्ड्स, फिक्स डिपॉजिट, वेयर हाउस रिसिप्ट, ये सब रख रहे हो लेंडर के पास, ठीक है। लेकिन चैटल लोन में आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे यूटेंसिल्स या ज्वेलरी वगैरह ये सब रख रहे हो, ठीक है। दोनों मूवेबल प्रॉपर्टीज है लेकिन डिफरेंस है, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। नेक्स्ट वन इज मॉर्टेज। मॉर्टेज होता है एज अगेंस्ट टू कोलेटरल सिक्योरिटी ई मूवेबल प्रॉपर्टीज आर प्रेजेंटेड फॉर सिक्योरिटी पर्पज, फॉर एग्जाम्पल लैंड, फार्म, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। कोलेटरल में आप क्या कर रहे थे, कोलेटरल में आप मूवेबल प्रॉपर्टीज को रख रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे मॉर्टेज में हम क्या करते हैं, ई मूवेबल प्रॉपर्टीज यानी कि जिनको मूव नहीं किया जा सकता, जो कि फिक्स है, जैसे कि आपका लैंड हो गया, आपका फार्म बिल्डिंग्स हो गया, ये सब जो है ये आपका ई मूवेबल प्रॉपर्टीज है, ये कि आप किसी और के नाम पे नहीं कर सकते हो या फिर ना ही इसको तोड़ सकते हो, ठीक है। तो ई मूवेबल प्रॉपर्टीज जो हो गया वो हमारा मॉर्टेज के अंदर आता है, और इसके अंदर आप ई मूवेबल प्रॉपर्टीज को आप क्या करते हो, एज अ सिक्योरिटी रखते हो लेंडर्स के पास, ठीक है। द पर्सन हु इज क्रिएटिंग द चार्ज ऑफ मॉर्टेज इज कॉल्ड मॉर्टेजर, ठीक है। मतलब कि जो चार्ज लगता है, वो जो चार्ज पे कर रहा है उसको हम मॉर्टेजर कहते हैं, जो कि हमारा बोरोअर होता है, और जो पर्सन है जो कि हमारा फेवर कर रहा है जो भी चार्ज को, वो हमारा बैंकर होता है, जिसको हम मॉर्टेजी कहते हैं, ठीक है। मतलब कि मान लो मैं बोरोअर हूँ तो मैं मॉर्टेजर हूँगी, और जो लेंडर्स है वो हमारा मॉर्टेजी होता है, ठीक है, जो चार्ज लगाता है। आगे फिर मॉर्टेजेस भी है, वो हमारा 2 टाइप्स का होता है। पहला है सिंपल मॉर्टेज और दूसरा है हमारा इक्विटेबल मॉर्टेज।
तो सिंपल मॉर्टेज पहले समझते हैं हम। व्हेन द मॉर्टेज्ड प्रॉपर्टी इज एंसेस्टरली इनहेरिटेड प्रॉपर्टी ऑफ बोरोअर देन सिंपल मॉर्टेज होल्ड्स गुड। ठीक है, आपका यहाँ पे ई मूवेबल प्रॉपर्टीज जो होगा वो आपका अगर एंसेस्ट्रली इनहेरिटेड है, मतलब कि आपके पापा के नाम के, पापा का पापा के नाम पे होगा या फिर दादा के नाम पे होगा, परदादा के नाम पे होगा। ठीक है, अगर वो एंसेस्ट्रली चलते आ रहा है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है, ठीक है, उनके नाम पे रजिस्टर है, तो वो हमारा सिंपल मॉर्टेज के अंडर आएगा। ठीक है, Here the farmer's borrower has to register his property in the name of the banking institution as a security for the loan he obtains. The registration charges are to be borne by the borrower। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका देखो, आप जो भी सिक्योरिटी रख रहे हो, इमूवेबल सिक्योरिटी होगा। ठीक है, तो आप जो भी सिक्योरिटी रख रहे हो, तो जो भी सिक्योरिटी आप रख रहे हो वो आपका एंसेस्टरली के नाम पे है। ठीक है, मतलब आपके एंसेस्टर के नाम पे है, तो आपके एंसेस्टर पे नाम पे है, तो उसमें क्या करता है बैंक, क्या करता है उसको अपने नाम पे रजिस्टर कर लेता है। ठीक है, और जब आप बैंक को रिपे कर दोगे तो वो आपको एज इट इज़ लौटा देंगे। ठीक है, तो सिंपल मॉर्टेज में होता क्या है कि यहाँ पे आप जो भी प्रॉपर्टी रख रहे हो वो आपका एंसेस्टर के नाम पे होता है, तो यहाँ पे जब सिक्योरिटी आप रखते हो उस समय बैंक क्या करता है वो अपने नाम पे रजिस्टर कर लेता है। ठीक है, और जो भी चार्जेस लगता है रजिस्टर करने का वो बोरोअर को ही देना पड़ता है, तो वो हमारा सिंपल मॉर्टेज होता है। और इक्विटेबल मॉर्टेज में यहाँ पे डिफरेंस ये है कि इक्विटेबल मॉर्टेज में होता है यहाँ पे एंसेस्टरली इनहेरिटेड नहीं होगा, यहाँ पे जो बोरोअर होगा उसका सेल्फ एक्वायर्ड यानी कि उसी के नाम से रजिस्टर होगा, तो यहाँ पे आपको कोई भी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो यही हमारा डिफरेंस है सिंपल और इक्विटेबल में। सिंपल में एंसेस्टरली इनहेरिटेड होगा, वहाँ पे चार्ज बोरोअर को देना पड़ेगा, और इक्विटेबल में आपका यहाँ पे सेल्फ एक्वायर्ड होगा यानी कि बोरोअर के नाम से ही रजिस्टर होगा, वो उसका खुद ओनर होगा, और यहाँ पे कोई भी चार्ज देने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन द मॉर्टेज्ड प्रॉपर्टी इज सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द बोरोअर देन इक्विटेबल मॉर्टेज इज एप्लीकेबल। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टी जो है वो बोरोअर का खुद का है। ठीक है, इन दिस नो सच रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज द ओनरशिप राइट्स आर क्लियरली स्पेसिफाइड इन द टाइटल डीड्स इन द नेम ऑफ द फार्मर बोरोअर। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी उसका ओनरशिप राइट्स है वो उसके पास खुद का होता है, तो यहाँ पे कोई भी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट, दिस हैपन्स इन द केस ऑफ ट्रैक्टर लोन्स, मशीनरी लोन्स एक्सेट्रा। अंडर सच लोन्स आर बोरोअर विल नॉट हैव एनी राइट टू सेल द इक्विपमेंट अंटिल द लोन इज क्लियर्ड ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो राइट्स तो उसके पास खुद का है, लेकिन क्या है यहाँ पे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ने भी अपना राइट्स, लीगल राइट्स लेके रखा है। ठीक है, तो आपने मान लो इमूवेबल आपने लैंड, बिल्डिंग वगैरह कुछ भी रखा है, या फिर मशीनरी लोन्स, ट्रैक्टर लोन्स में क्या होता है, इनके केस में होता है कि आपका जो लीगल राइट्स जो होता है वो आपका लेंडर्स के पास होता है, तो आप क्या कर सकते हो कि इसको आप बेच भी नहीं सकते हो। मान लो आपने चालाकी करने की कोशिश की कि आपने लोन लिया है और उसको पैसा बेच के आपने पैसा ले लिया। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, आपके पास राइट्स नहीं होता है बेचने का। लीगल राइट्स जो होता है वो आपका लेंडर्स के पास ही होता है जब तक कि आप लोन ना चुका दो। ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहा है कि ट्रैक्टर लोन और मशीनरी लोन के केस में क्या होता है, यहाँ पे जो ओनरशिप होता है वो आपका लेंडर्स के पास भी होता है, वो आप उसको सेल नहीं कर सकते हो जब तक कि आपने लोन को चुकाया नहीं है। क्लियर? The borrower is allowed to use the purchased machinery equipment so as to enable him pay the loan installment regularly। यहाँ पे क्या होता है कि borrower को अलाउ किया जाता है कि वो मशीनरी को यूज़ कर सके ताकि उसका इंस्टॉलमेंट जो है वो रेगुलरली वो पे कर सके। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइपोथिकेटेड लोन्स। हाइपोथिकेटेड लोन्स में क्या होता है, बोरोअर हैज़ ओनरशिप राइट ऑन हिज मूवेबल एंड द बैंकर हैज़ लीगल राइट टू टेक अ पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी टू सेल ऑन द डिफॉल्ट और अ राइट टू स्यू द ओनर टू ब्रिंग द प्रॉपर्टी टू सेल एंड फॉर रियलाइजेशन ऑफ द अमाउंट ड्यू। ठीक है, हाइपोथिकेटेड लोन्स ये मॉर्टेज लोन जैसा ही है, लेकिन एक डिफरेंस है इसमें
यहाँ पे क्या होता है कि बोरोवर के पास जो होता है वो मूवेबल प्रॉपर्टीज़ का ओनर राइट्स बोरोवर के पास होता है, ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टीज जैसे कि LIC बॉन्ड्स हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया, आपका वेयर हाउस रिसिप्ट, ये सब जो प्रॉपर्टी होता है इसका ओनरशिप जो राइट होता है वो आपका बोरोवर के पास ही होता है, ठीक है। लेकिन जो लीगल राइट्स जो होता है प्रॉपर्टी का सेल करने का वो जो है वो आपका ओनर जो होगा वो आपका लेंडर्स के पास होगा, ठीक है। तो इसमें भी वही है कि जब तक आप रीपे नहीं कर दोगे तब तक आपके पास लीगल राइट्स नहीं होगा, ठीक है। द पर्सन हु क्रिएटेड्स द चार्जेस ऑफ हाइपोथिकेशन इज कॉल्ड हाइपोथिकेटर, मतलब कि बोरोवर जो होता है वो हाइपोथिकेटर होता है, और जो हमारा फेवर मतलब कि जो चार्ज करता है वो हमारा हाइपोथिकेट है जो कि हमारा बैंकर होगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारा हाइपोथिकेटेड लोन जो है वो भी हमारा दो टाइप्स का होता है, की लोन और ओपन लोन होता है, ठीक है। की लोन में हम बात करते हैं द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑफ द फार्मर बोरोवर विल बी केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ लेंडिंग इंस्टीट्यूशन एंड द लोन इज एडवांस टू द फार्मर। की लोन में क्या होता है कि मान लो फार्मर जो है वो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया, ठीक है। मान लो आप मतलब उसने खेती करके कुछ भी अपना प्रोड्यूस किया है एग्रीकल्चर रिलेटेड, तो उसको क्या होगा वो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन क्या करेगा, उसके पास वो गिरवी रख देगा, ठीक है। मान लो उसने एज अ सिक्योरिटी उसके पास रख दिया और लोन ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब वो लोन रीपे कर देगा तो उसको फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दे दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे की लोन में क्या हो रहा है कि वो अपना जो भी प्रोड्यूस जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको एज अ सिक्योरिटी रख रहा है लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के पास, ठीक है। इसका एक फ़ायदा ये है कि वो डिस्ट्रेस सेल से बच जाता है। अब डिस्ट्रेस सेल का क्या मतलब है, डिस्ट्रेस सेल का मतलब है कि पहले हम MSP समझते हैं। MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि गवर्नमेंट हमारा डिसाइड करती है। मतलब कि कुछ क्रॉप्स का गवर्नमेंट ने MSP डिसाइड कर रखा है, मतलब कि मिनिमम प्राइस डिसाइड कर रखा है जिस पे ही फार्मर्स मतलब जिस पे ही जो पब्लिक होंगे वो खरीदते हैं, ठीक है। उससे कम पे नहीं खरीद सकते। तो होता क्या है कि यहाँ पे क्या होता है, मान लो किसी भी क्रॉप्स का प्राइस डाउन हो गया है, ठीक है, कम हो गया है, तो फार्मर्स को क्या होता है डिस्ट्रेस सेल का सामना करना पड़ता है। मतलब कि जितना वो इनपुट्स में लगाया है, खर्चा जो हुआ है उसका इनपुट्स में, वो भी उसका नहीं निकल पाता है। तो उसमें क्या होता है उसको अपने प्रोड्यूस को कम दामों में ही बेचना पड़ जाता है, उसी को हम डिस्ट्रेस सेल कहते हैं। तो मान लो यहाँ पे जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो उसने क्या किया है, लेंडिंग इंस्टीट्यूशन को जमा दिया है एज अ सिक्योरिटी। तो उसमें क्या होगा कि मान लो उस समय प्राइस डाउन था तो उसमें वो फिर बाद में उसको चुका के, लोन को चुका के, और वो हाई प्राइस पे भी सेल कर सकता है। तो इस तरीके से उसको डिस्ट्रेस सेल का सामना भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो की लोन्स में उसने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एज अ सिक्योरिटी वहाँ पे रखता है। Next one is open loan. Here only the physical possession of the purchased machinery rests with the borrower, but the legal ownership remain with the lending institution till the loan is repaid. ठीक है। ओपन लोन में क्या होगा, यहाँ पे आपका मशीनरी वगैरह जो होता है वो बोरोवर क्या करता है, लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के पास रख देता है। लीगल राइट्स उस समय लेंडिंग इंस्टीट्यूशन यानी कि बैंक वाले के पास चला जाता है जब तक कि वो लोन ना पे कर दे, ठीक है। उसी को हम ओपन लोन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनसिक्योर्ड लोन। अभी तक हमने सिक्योर्ड लोन का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, अब है हमारा अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन में मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे कॉन्फिडेंस के बेसिस पे ही लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है। कॉन्फिडेंस किसके बीच में होगा, लेंडर और बोरोवर के बीच में कॉन्फिडेंस होता है, अंडरस्टैंडिंग होता है, उन्हीं के बेसिस पे लोन प्रोवाइड कर दिया जाता है। यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखा जाता है, ठीक है। सिक्योर्ड लोन में सिक्योरिटी देना होता है, अनसिक्योर्ड लोन में कोई भी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं अनसिक्योर्ड है, मतलब कि यहाँ पे आपने लोन लिया है तो ये सिक्योर्ड नहीं भी है। मान लो कि बोरोवर है वो पैसा लेके भाग भी सकता है, ठीक है, इसका कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटर यहाँ पे नहीं होता है, इसीलिए ये अनसिक्योर्ड लोन है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन खत्म हो गया है बेस्ड ऑन सिक्योरिटी। नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो है हमारा लेंडर क्लासिफिकेशन। लेंडर का क्या मतलब है, जो कि आपका लोन दे रहा है, ठीक है, जो कि हमारा बैंक होता है। तो यहाँ पे लेंडर बैंक है। तो बैंक का भी प्रॉपर्टीज़ है, अलग अलग क्लासिफिकेशन है, किस तरीके से वो लोन देती है उसके बेसिस पे भी क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। तो पहला है हमारा इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। इंस्टीट्यूशन का मतलब ही है यहाँ पे बैंक, मतलब आपको बैंक कोई इंस्टीट्यूशन मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से आप ले रहे हो, ठीक है।
तो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट में क्या होता है, हेयर द लोन्स आर एडवांस बाय द इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज लाइक कोऑपरेटिव्स हो गया, कमर्शियल बैंक हो गया, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक हो गया, ये सब जो बैंक के थ्रू आप लोन लेते हो तो ये हमारा इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट में आता है। और नेक्स्ट है नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का मतलब है कि आप अदर देन गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट यानी बैंक के अलावा और किसी से लोन ले रहे हो तो वो हमारा नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के अंडर आएगा, ठीक है। हेयर द इंडिविजुअल पर्सनस विल लेंड दी लोन्स, यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन देता है, मतलब कि कोई यहाँ पे इंडिविजुअल ही है जो लोन आपको देगा, ठीक है। जैसे कि आप ले रहे हो कोई एग्रीकल्चर मनी लेंडर से ले रहे हो, कोई ट्रेडर से ले रहे हो, कोई कमीशन एजेंट से ले रहे हो, रिलेटिव से ले रहे हो, फ्रेंड से ले रहे हो, तो यहाँ पे लोन देने वाला जो है वो क्या है, इंडिविजुअल पर्सन है, ठीक है। जैसे कि आप लोग गांव के मुखिया से भी लेते हो लोन्स, ठीक है, ट्रेडर वगैरह से लेते हो, तो वो एक इंडिविजुअल होता है जो कि लोन देता है। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट और नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट में हम डिफरेंस समझ लेते हैं। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट में क्या होता है, यहाँ पे आपको रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना होता है, ठीक है, रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करना होता है। मान लो आपने लोन लेना है बैंक से तो आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, बहुत सारा प्रोसीजर होता है जिसको आप फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे लोन लेने के लिए पहला तो है आपको रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा फिक्स्ड इंटरेस्ट रहता है, उसी इंटरेस्ट पे आपको देना पड़ेगा, ठीक है। फिक्स्ड इंटरेस्ट यहाँ पे देना पड़ेगा आपको, ठीक है, जितना भी वो बैंक इंस्टीट्यूशन आपका देगी। अभी तो शायद 7 to 8% आपका चल रहा है लोन का इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो प्राइस आपका फ्लक्चुएट नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होगा वो आपका फ्लक्चुएट नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद फिर और क्या है, ये इसमें बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, ठीक है। लोन लेने में आपको रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, तो ये जो है वो आपको डिले होगा, मतलब कि टाइमली नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, आपको टाइमली लोन नहीं मिलेगा। तो ये सारे आपके इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के डिमेरिट्स होते हैं, ठीक है। और नॉन इंस्टीट्यूशन में इसका अपोजिट कर दीजिए, यहाँ पे कोई भी रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, हाई इंटरेस्ट रेट है, प्लस इंटरेस्ट रेट जो है वो आपका फ्लक्चुएट भी कर सकता है, वो अपने अकॉर्डिंग कोई भी कितना भी इंटरेस्ट आपसे ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका फ़ायदा ये है कि ये आपको टाइमली मिल सकता है, आपको जब ज़रूरत है तब आपको लोन मिल सकता है, ठीक है। इसमें और एक और पॉइंट ऐड कर लीजिए, इंस्टीट्यूशनल में आपको क्या होता है, आपको एक पर्टिकुलर पीरियड दिया जाता है लोन रीपे करने का, ठीक है। लोन रीपे करने का आपको पर्टिकुलर पीरियड दिया जाता है, ठीक है, आप उतना में रीपे कर सकते हो, वो आपको कोई भी फोर्स या फिर धमकी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन नॉन इंस्टीट्यूशन में क्या होता है कि वो आपको, मान लीजिए आपने टाइमली रीपे नहीं किया तो वो आपको धमकी दे सकते हैं, ठीक है, आपका नुकसान इसमें हो सकता है, इसमें आपको हाई इंटरेस्ट रेट से भी आपको देना पड़ता है। टाइमली मिल तो जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये दोनों जो ये सारे जो है वो हमारे डिफरेंस हैं इन दोनों में, ठीक है, आपको ये सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन है, बोरोवर्स क्लासिफिकेशन। लेंडर क्लासिफिकेशन में तो हमने देख लिया इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशन है, अब बोरोवर्स का भी क्लासिफिकेशन देख सकते हैं, मतलब कि किस किस तरीके के लोग जो है वो लोन लेते हैं, ठीक है। The credit is also classified on the basis of types of borrower. This classification has equity consideration. इसका भी इक्वल कंसिडरेशन है, ठीक है। मतलब कि देखते हैं हम पहले किस तरीके के लोग लोन लेते हैं। बेस्ड ऑन द बिजनेस एक्टिविटी लाइक फार्मर्स, डेयरी फार्मर्स, पोल्ट्री फार्मर्स, पीसी कल्चर फार्मर्स, रूरल आर्टिशंस, ये लोग लोन लेते हैं, ठीक है। मान लो आप कोई डेयरी फार्मिंग खोलना चाहता है, कोई पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहता है, कोई पीसी कल्चर करना चाहता है, ठीक है, तो इन सब के लिए लोन लेगा तो ये लोग भी लोन ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन साइज ऑफ फार्म, मतलब कि कितना उनके पास लैंड है उनके बेसिस पे भी हमारा लोन मिलता है, ठीक है। जैसे कि हम आपका मार्जिनल फार्मर है जिनके पास 1 to 2 हेक्टेयर लैंड है, ठीक है, मार्जिनल फार्मर्स के पास। स्मॉल फार्मर्स के पास 2 to 4 हेक्टेयर है, ठीक है। मीडियम फार्मर्स के पास 4 to 10 हेक्टेयर है, ठीक है। और फिर हमारा लार्ज फार्मर के पास मोर देन 10 हेक्टेयर लैंड है, ठीक है। तो लैंड की क्लासिफिकेशन के बेसिस पे, साइज ऑफ लैंड के बेसिस पे भी आपको लोन दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है बेस्ड ऑन लोकेशन, हिल फार्मर्स है या फिर ट्राइबल फार्मर्स है, पहाड़ पे रहने वाले फार्मर्स है या फिर ट्राइबल फार्मर्स है, इन दोनों का लाइफस्टाइल भी अलग अलग है, तो इन दोनों का रिक्वायरमेंट्स भी अलग अलग होगा लोन का, तो इनके बेसिस पे भी आपको लोन दिया जाता है।
नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है हमारा बेस्ड ऑन लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब है कि आप उसको ब्रेक कर सकते हो, ठीक है, लिक्विडेट कर सकते हो, ठीक है, तोड़ सकते हो। जैसे कि आपका एफडी वगैरह मूवेबल जो भी प्रॉपर्टीज है वो आप क्या कर सकते हो, आसानी से लिक्विडेट कर सकते हो। तो बेस्ड ऑन लिक्विडिटी का मतलब है द क्रेडिट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन लिक्विडिटी एंड दे आर, दो टाइप्स के हैं, सेल्फ लिक्विडेटिंग है और पार्शियल लिक्विडेटिंग है, ठीक है। सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन्स का है मतलब है कि आप उसको तुरंत लिक्विडेट कर सकते हो, ठीक है। दे जनरेट इनकम इमीडिएटली एंड आर टू बी पेड विद इन 1 ईयर और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 1 क्रॉप सीजन, जैसे कि क्रॉप लोन्स, ठीक है। क्रॉप लोन्स जो है वो हमारा सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन्स का एग्जांपल है। जैसे कि आपने फार्मर ने कुछ ग्रो किया है, ठीक है, उसने कुछ प्रोड्यूस किया है, तो वो क्या करेगा, उस प्रोड्यूस को मार्केट में तुरंत सेल करके इनकम उसको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्रॉप लोन्स जो हो गया, क्रॉप ग्रो करने के लिए जो लोन दिया जाता है, ये आपका सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन्स के अंडर आता है। मतलब कि इसमें आप तुरंत पैसा जनरेट कर सकते हो, तुरंत लिक्विडेट कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये आपका सेल्फ लिक्विडेटिंग लोन्स आता है। नेक्स्ट है पार्शियली लिक्विडेटिंग लोन्स। पार्शियल लिक्विडेटिंग में आपको क्या है, थोड़ा सा ड्यूरेशन, कुछ टाइम लग सकता है, ठीक है। दे विल टेक सम टाइम टू जनरेट इनकम एंड कैन बी रिपेड इन 2 to 5 years और मोर बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज फॉर विच द लोन वॉज टेकन। जैसे कि डेयरी लोन्स हो गया, ट्रैक्टर लोन्स हो गया, ऑर्चार्ड लोन्स हो गया, एक्सेट्रा। पार्शियल लिक्विडेटिंग का मतलब है कि यहाँ पे आप डेयरी के लिए लोन ले रहे हो, ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन ले रहे हो, या फिर आपको ऑर्चर्ड इस्टेब्लिश करना है उसके लिए आप लोन ले रहे हो। तो इसमें क्या है कि इन सब में आपको टाइम लग सकता है। मान लीजिए आपको डेयरी खोलना है, तो डेयरी के लिए आपको गाय वगैरह खरीदना होगा, उसका शेड बनवाना पड़ेगा, तो इसमें आपको टाइम लगता है। तो इसलिए इसका ड्यूरेशन भी ज़्यादा है, रिपेमेंट करने का ड्यूरेशन इसका 2 to 5 years तक है, ठीक है। तो पार्शियल लिक्विडेटिंग में इसमें आपको इनकम आने में भी टाइम लगेगा। आप गाय खरीदोगे, उसको चारा दोगे, खाने का उसका दोगे, तभी तो आपको इनकम भी आएगा ना। तो पार्शियल लिक्विडेटिंग में क्या है कि आपका इनकम आने में टाइम लगेगा, आप इसको इमीडिएटली इनकम जनरेट नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए इसको बोलते हैं पार्शियली लिक्विडेटिंग लोन्स। क्लियर? एग्जाम्पल मस्ट है, आपको याद रखने हैं सारे के एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन अप्रोच। बेस्ड ऑन अप्रोच में हमारा इंडिविजुअल अप्रोच है और हमारा एरिया बेस्ड अप्रोच है। इंडिविजुअल अप्रोच का मतलब है कि फार्मर इंडिविजुअली अपने लिए लोन ले रहा है, तो डेट इज़ कॉल्ड इंडिविजुअल अप्रोच, ठीक है। मान लो मुझे लोन लेना है, तो अगर मैं इंडिविजुअल लोन ले रही हूँ तो मैं आऊँगी इंडिविजुअल अप्रोच के अंडर, ठीक है। लोन्स एडवांस टू इंडिविजुअल फॉर डिफरेंट पर्पजेज विल फॉल अंडर दिस कैटेगरी, ठीक है। मान लो मुझे क्रॉप ग्रो करने के लिए लोन चाहिए, तो ये आपका इंडिविजुअल अप्रोच के अंडर आ जाएगा, मैं अपने लिए लोन ले रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है एरिया बेस्ड अप्रोच। एरिया बेस्ड अप्रोच का मतलब है कि एक पर्टिकुलर एरिया तक के लिए लोन दिया जाता है, वो आपका एरिया बेस्ड अप्रोच होगा, ठीक है। लोन्स गिवन टू द पर्सन्स फॉलिंग अंडर गिवन एरिया फॉर स्पेसिफिक पर्पस विल बी कैटेगराइज्ड अंडर दिस, ठीक है। यहाँ पे एक स्पेसिफिक एरिया तक कवर करेगा, उनके लिए उनकी ज़रूरत के लिए लोन दिया जाएगा, तो वो आपका एरिया बेस्ड अप्रोच आएगा। जैसे कि एग्जांपल है ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम। डीपीएपी जो प्रोग्राम लाया गया था वो एक स्पेसिफिक एरिया के लिए दिया गया था। वो ड्राउट प्रोन एरिया जो था वो पूरे एरिया के लिए लोन प्रोवाइड किया गया था, ताकि आप ड्राउट को एस्केप कर पाएँ, ठीक है। तो एरिया बेस्ड अप्रोच है जो है वो आपका पर्टिकुलर एरिया के लिए दिया जाएगा लोन, तो उसी को हम एरिया बेस्ड अप्रोच कहेंगे। नेक्स्ट है हम आपका डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट DIR अप्रोच। डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट का मतलब है अलग अलग इंटरेस्ट रेट पे जब आपको लोन दिया जाता है। अंडर दिस अप्रोच लोन्स विल बी गिवन टू द वीकर सेक्शंस 4% पर एनम, ठीक है। ये जो लोन है DIR लोन, ये आपको वीकर सेक्शन वाले को दिया जाता है, जो BPL में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में जो आते हैं, वीकर सेक्शन के रहते हैं, जिनका इनकम कम होता है, उनको ये लोन दिया जाता है। और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 4% रखा जाता है, ठीक है। 4% सिर्फ दिया जाता है इनको, 4% इंटरेस्ट रेट के तौर पे ही आपको इनको लोन दिया जाता है। आपको पता है अभी तो इंटरेस्ट रेट 8% हो रहा है, 8% से भी ज़्यादा है, ठीक है। और इनको 4% पे ही लोन दिया जाता है, क्योंकि ये लोग वीकर सेक्शन में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट के बेसिस पे हमारा 2 क्लासिफिकेशन है, डायरेक्ट लोन है और इनडायरेक्ट लोन है। डायरेक्ट लोन में मतलब है कि वो डायरेक्टली उनको लोन मिल जाता है, ठीक है। मान लो फार्मर्स को क्रॉप ग्रो करने के लिए लोन लेना है, तो उनको डायरेक्टली लोन दे दिया जाएगा क्रॉप ग्रो करने के लिए, तो ये हमारा डायरेक्ट लोन होता है।
लोन एक्सटेंडेड टू द फार्मर्स डायरेक्टली आर कॉल्ड डायरेक्ट लोन्स, ठीक है। क्रॉप ग्रो करने के लिए लोन मिल रहा है फार्मर को, तो ये हमारा डायरेक्ट लोन होगा। इनडायरेक्ट लोन है जैसे कि लोन्स गिवन टू द एग्रो बेस्ड फर्म्स लाइक फर्टिलाइजर एंड द पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज विच आर इनडायरेक्टली बेनिफिशियल टू द फार्मर आर कॉल्ड इनडायरेक्ट लोन। इनडायरेक्ट लोन में क्या होता है, जैसे कि गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ सब्सिडी वगैरह देती है इंडस्ट्री वगैरह को, जैसे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो गया, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री हो गया, वीडीसाइड हो गया, हर्बिसाइड, किन्हीं का भी इंडस्ट्री है, उनको गवर्नमेंट क्या करेगी, सब्सिडी के तौर पे उनको ये फर्टिलाइजर वगैरह प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। और ये इंडस्ट्रीज जो है वो सब्सिडी ये डिस्काउंट में या फिर सब्सिडी में देती है फार्मर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस फैसिलिटी को क्या कर रही है, फार्मर्स तक पहुंचा रही है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में पहुंचा रही है। मीडिएटर जो है वो आपका इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्री जो है वो आपका सपोर्ट कर रही है, वो हेल्प कर रही है बीच में, ठीक है। तो ये आपका इनडायरेक्ट लोन हो गया, मतलब कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली फार्मर्स को ना दे के इंडस्ट्रीज को दे रही है, और देन आफ्टर इंडस्ट्री जो है वो आपको फार्मर्स को दे रही है प्रॉफिट में या फिर आपको डिस्काउंट बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो भी एग्रो बेस्ड फिल्म्स जो होता है वो फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, वो इंडस्ट्रीज को देती है जो, और फिर इंडस्ट्री क्या होती है, फार्मर्स को देती है। तो ये इनडायरेक्ट वे में फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल होती है। तो ये हमारा इनडायरेक्ट लोन हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हमने बचे हुए क्लासिफिकेशन को आज कंप्लीट कर लिया है। आज हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रेडिट, ठीक है। जो हमारा 3 क्लासिफिकेशन जो रिमेनिंग रह गया था उसको हमने आज के लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। तो आज तक हमने पढ़ लिया, पहला लेक्चर कवर हो गया हमारा, दूसरा लेक्चर कवर हो गया, और दूसरा का ए पार्ट भी हमने आज कवर कर लिया है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन आज हमारा फिनिश हो गया है। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच।